नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त नाटक की कथा वस्तु और उसके परिचय पर बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और रचना संसार की दृष्टि से हम अगर देखते हैं तो वे कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार एवं निबंधकार के रूप में स्थापित हैं। उनका जन्म 30 जनवरी 1890 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में अनेक इनके कृतित्व और व्यक्तित्व का गौरव है वो अपने आप में अक्षुण्ण है। प्रसाद एक युग प्रवर्तक लेखक थे जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास इन सभी के क्षेत्र में एक आधार स्तंभ के रूप में स्थापित हुए। कवि के रूप में निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के चौथे स्तंभ के रूप में ये प्रतिष्ठित हुए हैं। जहाँ तक इनकी व्यक्तित्व की बात करें तो किशोरावस्था में ही मातृ पितृ प्रेम से वंचित हो गए। उन्हें स्कूली शिक्षा मिडिल कक्षा तक ही मिल पाई। शेष क्षतिपूर्ति स्वाध्याय से की। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण, साहित्य शास्त्रों का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया। वे नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। क्षय रोग ने इस महान साहित्यकार को 15 नवंबर 1937 को हमसे विदा ले ली इन्होंने। जहाँ तक स्कंदगुप्त नाटक की बात करें तो स्कंदगुप्त जो नाटक है वो इतिहास पर आधारित एक ऐसे नाटक है जिसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक होते हुए भी इस अर्थ में समकालीन है कि उसे प्रसाद के समय की राष्ट्रीय स्थितियों से प्रेरित होकर लिखा है। राष्ट्र उत्थान की भावना इस नाटक की मूल चिंता है। पराधीनता से राष्ट्र की मुक्ति और इसके लिए सामूहिक प्रयत्न को उन्होंने स्कंदगुप्त के संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया है। नाटक में हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय भावना है और प्रसाद के समय की जो विशिष्ट जो एक विचारधारा है वो उसमें प्रवाहित हुई है। इनकी प्राय सभी रचनाएं या तो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है या पौराणिक आख्यानों पर आधारित हैं। ऐतिहासिक कल्पना भी उनमें है। तो इनकी रचनात्मकता की एक खास विशेषता है कि वे इतिहास के माध्यम से ये कहें कि वर्तमान की समस्याओं को समझाना, प्रस्तुत करना और उसका हल निकालना चाहते हैं। तो हम बात करें इनके स्कंदगुप्त नाटक की तो इसकी कथा वस्तु की जहाँ तक बात है इसमें 5 अंक रखे गए हैं। नाटक के प्रथम अंक में गुप्त साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह और सम्राट कुमारगुप्त के विलासपूर्ण जीवन में गुप्त साम्राज्य की शांति व्यवस्था अशांति में बदलती दिखाई गई है। सम्राट की अयोग्यता, वीर सेना की असमय मृत्यु और विदेशियों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य पर जो प्रश्न चिन्ह लगा है वो दिखाया है। और ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त का कर्तव्य स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। पारिवारिक विद्रोह की शांति और आर्यवर्त के गौरव की रक्षा उनका प्रथम कर्तव्य दिखाई देता है उन्हें। और इसी समय जो पुरुगुप्त है, भट्टाक और अनंत देवी पात्र जो हैं वो षड्यंत्रपूर्ण योजना से सम्राट की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं पर साम्राज्य के परम शुभचिंतक पृथ्वीसेन और महाप्रतिहार दंडनायक आत्महत्या कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त विचलित हो जाता है पर फिर भी वह लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में पूरी शक्ति से जुटा रहता है। अब दूसरे अंक में अगर हम देखें तो उसमें बताया है कि स्कंदगुप्त का प्रयत्न लक्ष्य के लिए है पर उसमें गृह संघर्ष प्रथम विघ्न के रूप में आता है। इसका पता हमें अनंत देवी और भट्टाक के षड्यंत्र से चला है। इसी अंक में ये दोनों देवकी की हत्या का भी षड्यंत्र बनाते हैं। दूसरी समस्या दुश्मनों के क्रूर प्रहार से देश की रक्षा की है। और उसी समय स्कंदगुप्त कुसुमपुर पहुंचकर अपनी मां की रक्षा करते हैं। इसके बाद दुश्मनों का सामना करने के लिए वह सैन्य शक्ति संगठित करते हैं और उसमें सफलता मिलती है। उसे राज्य की प्राप्ति होती है और दूसरी ओर दुश्मनों के सम्मुख उसे बंदी भी बना लिया जाता है। ये दूसरे अंक में चल रहा है।
अब हम तीसरे अंक की बात करते हैं। तो तीसरे अंक में जो बुद्धि, भट्टार्क और अनंत देवी जो पात्र हैं, वो अपनी उनकी योजनाओं का सामना स्कंदगुप्त को करना पड़ रहा है। और स्कंदगुप्त और मात्रगुप्त दोनों मिलकर देवसेना की रक्षा और पश्चिमोत्तर सीमा की और दुश्मनों का सामना, रणक्षेत्र में भट्टार्क के दुश्मनों से मिल जाना और पता चलने के बाद भी उसे क्षमा करना। फिर भी कृतघ्न भट्टार्क का स्कंद के साथ विश्वासघात स्कंदगुप्त की सेना को कुंभा पार करते समय बांध काट कर विपत्ति में डाल देना आता है। अब हम बात करें चौथे अंक की। तो चौथे अंक में स्कंदगुप्त विपरीत परिस्थिति में निस्सहाय और अकेला दिखाई देता है। उसकी माँ का स्वर्गवास हो चला है। जीवन के जो दूसरे साधन हैं वो अस्त व्यस्त हो गए हैं। भट्टार्क के कारण विजया और अनंत देवी में विरोध की स्थिति हो गई है। सर्वनाग से प्रभावित विजया का भी देश कल्याण की भावना से प्रेरित होकर क्रियाशील होना है। देवकी को मृत्यु से भट्टार्क को भी बहुत बड़ी शिक्षा मिलना और संघर्ष से विमुख रहने का संकल्प दिखाई देता है। प्रेम के क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विजया का स्कंद से फिर आसक्त होना, स्कंद का देवसेना से आसक्त होकर हुणों से भयभीत देवसेना को सहायता करना, अनेक प्रकार की उलझनों के प्रभावित विजय का भी देश कल्याण की भावना से प्रेरित होकर क्रियाशील होना दिखाया है। देवकी की मृत्यु से भट्टार्क को भी बहुत बड़ी शिक्षा का मिलना और संघर्ष से विमुख रहने का संकल्प। प्रेम के क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन और विजया का स्कंद से फिर आसक्त होना, स्कंद का देवसेना से आसक्त होकर हुणों से भयभीत देवसेना की सहायता करना, इन सब उलझनों के बावजूद भी देवसेना का अनुराग के प्रति स्कंदगुप्त को सजग बताया गया है। अब अंतिम पांचवा जो अंक है, उसके प्रारंभ में सैन्य संचालन में रत भट्टार्क की जो वीरता है, अदम्य वीरता, उनकी सूझबूझ के कारण जो विपक्षियों का एक महत्वपूर्ण गढ़ टूट जाता है। अनंत देवी और धर्म संघों में विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी ओर पर्णदत्त के अनुपम सहयोग से स्कंदगुप्त को धनराशि की उपलब्धि, आर्यावर्त के गौरव की रक्षा, रणक्षेत्र में पुरुगुप्त को रक्त का टीका लगाकर पारिवारिक अशांति पर विजय प्राप्त करना और स्कंद के सारे प्रयत्न सफल होते दिखाई देते हैं। सामाजिक सफलता के रूप में सब कुछ पाकर भी नायक अपने व्यक्तिगत परिवेश में अतृप्ति की पीड़ा से पीड़ित दिखाई देता है। देवसेना के चरणों पर अपना सर्वस्व लुटाने वाले स्कंदगुप्त को देवसेना इसलिए उपलब्ध नहीं हो सकी क्योंकि उसे मालव राज के सम्मान का बड़ा ध्यान था। अकेला स्कंदगुप्त आंसू बहाता रह जाता है और स्कंदगुप्त के करुण उच्छ्वास से ही नाटक का अंत होता है। तो इस तरह ये नाटक की कथा वस्तु है, जिसमें कि स्कंदगुप्त के केंद्र में रखकर और इस ऐतिहासिक घटना को उन्होंने अपनी कहें कल्पना शक्ति के आधार पर प्रस्तुत किया है। गुप्त साम्राज्य का जो अधिपति कुमारगुप्त कुसुमपुर में अपनी जो एक विलासी जीवन व्यतीत कर रहे थे, युवराज स्कंदगुप्त है वो गुप्त काल के उत्तराधिकार नियम की अव्यवस्था के कारण अपने पद और दायित्व से कुछ उदासीन और चिंतित रहते थे और जिससे साम्राज्य का भविष्य अंधकारपूर्ण दिखाई पड़ता है। और इसी समय जो मालव राज्य पर विदेशियों का आक्रमण होता है और जो वीर स्कंदगुप्त ठीक इसी अवसर पर पहुंचकर राज्य की रक्षा करते हैं, मतलब कहीं सही अवसर पर पहुंचकर राज्य की रक्षा करते हैं। और इसके उपरांत राजधानी में जो सम्राट का निधन और परिणाम रूप में जो कौटुंबिक कलह के कारण स्कंदगुप्त है वो मालव का सिंहासन स्वीकार करते हैं और किस तरह हुणों के आक्रमण से आर्यावर्त की रक्षा आवश्यक समझकर वह इस अभिषेक के पश्चात सेना का संगठन करके आक्रमणकारियों का सामना करते हैं और इसी बीच उसे विमाता से उत्पन्न अपने छोटे भाई के कुचक्र को भी दबाना पड़ता है। युद्ध में साम्राज्य के सेनापति भट्टार्क की नीचता के कारण हुणों का बढ़ावा वो रोकने में असफल होते हैं
तो स्कंदगुप्त की सेना इस आपत्ति के गर्त में किस तरह से घिर जाती है और किस तरह से कुंभा के रण क्षेत्र में स्कंद की सेना है वो इधर उधर विच्छिन्न सी हो जाती है और बड़ी चेष्टा के बाद उस सेना को फिर संगठित करता है और गुप्त साम्राज्य के बचे हुए जो वीर हैं वो उनको एकत्रित करता है और किस तरह वो सिंधु के समीप आते हैं और दूसरी बार जहाँ युद्ध होता है और उसमें हूण पराजित होते हैं। तो इस प्रकार स्कंदगुप्त अपने जीवन काल में एक बार तो आर्यवर्त को हूणों से निरापद बना ही देते हैं। ये इनकी एक वीरता का द्योतक है। तो नाटक के इस कथांश का समर्थन इतिहास करता है। संपूर्ण घटना चक्र है वो कहें इतिहास का उतार चढ़ाव है वो हमें इसमें दिखाई देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि फल प्राप्ति का यह सामाजिक रूप स्कंदगुप्त के व्यक्तिगत जीवन से सर्वथा पृथक है। वह वैरागी राष्ट्रोद्धारक अंत में अपने सामाजिक अनुष्ठान में पूर्ण सफल होकर भी व्यक्तिगत रूप में सर्वथा दरिद्र ही रह जाता है। विजयसु तो यदि स्वर्ग भी मिले तो यह लेने को तैयार नहीं और देवसेना प्रतिदान में उसका प्रेम स्वीकार कर मालक राज के सम्मान को गिराना नहीं चाहती। स्कंदगुप्त पर अपने जीवन को अर्पित करके भी वह उसके प्राप्य में भाग नहीं लेना चाहती। ऐसी अवस्था में हतभाग्य स्कंदगुप्त अकेला ही रह जाता है। मानव जीवन का यह कठोर वैषम्य उसके व्यक्तिगत जीवन का मूल भाव है।